अगर आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही क्लासेस बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली हैं। छायावाद, छायावादोत्तर काल तक हम पढ़ चुके हैं और ये हमारा आज शुरू कर रहे हैं हम प्रगतिवाद टॉपिक को और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कॉपी पेन लेकर के बैठिए साथ में और अपने नोट्स बनाते हुए चलें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर इसकी मिल जाएगी। तो चलते हैं अपनी क्लास हम शुरू करते हैं। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो वाक़ई में तो इतना डीपली कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको सिलेक्शन मिल सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए पर्सन हैं जो आपको देखने को मिल तो प्रगतिवाद सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रगतिवाद की भूमिका क्या है। तो ये सामाजिक चेतना को लेकर निर्मित वाद है, ठीक है? ये जो प्रगतिवाद है, ये इसमें सामाजिक चेतना इसकी मुख्य विशेषता है, ये ध्यान रखना है समाज में यानी कि चेतना को लेकर के ये निर्मित हुआ है। सन 1934 ईस्वी में गोरकी के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई थी। ये सोवियत से लेखक संघ की जो स्थापना है वो सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? तो रूस के अंदर हुई थी 1934 ईस्वी में और ये गोरकी के नेतृत्व में की गई थी। आगे 1935 ईस्वी में हेनरी बारबस की पहल पर पेरिस में लेखक अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण हुआ और इसके अध्यक्ष थे एम फॉरेस्टर। हेनरी बारबस की पहल पर फिर कहाँ पर हुआ था? अ, पेरिस में हुआ। पेरिस में लेखक अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण हुआ था और इसके अध्यक्ष थे एम फॉरेस्टर। एम फॉरेस्टर ने ही 1935 में प्रोग्रेसिव राइटर्स अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की थी। जुलाई 1935 में मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योतिष घोष, के एम भट्ट, वीरेन मुखर्जी, एस सिन्हा और दीन तारतेर ने भारत की तरफ से इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। तो मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर का नाम तो हमें बहुत जगह पर देखने को मिलता है, लेकिन सारी किताबों में आपको ये सब देखने को नहीं मिलते हैं। हो सकता है आगे जो आने वाले एग्ज़ाम है उनमें थोड़ा-सा डीप बनाने के लिए पेपर को वो क्या करते हैं, उन नामों को दे देते हैं जिनको आप नहीं जानते। तो इनका भी थोड़ा-सा याद रख लेना। जुलाई 1935 में इंग्लैंड में ये स्थापना की गई थी। प्रथम अधिवेशन हुआ था इसका 1936 ईस्वी में लखनऊ में, जिसके प्रमुख अध्यक्ष और सभापति कौन बने थे? मुंशी प्रेमचंद जी बने थे, जिन्हें उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है और प्रेमचंद ने भाषण में कहा था, यहाँ पर जो उन्होंने भाषण दिया था प्रेमचंद ने अध्यक्ष के तौर पर, तो उन्होंने कहा भी था कि हमारे साहित्य का नारा कला के लिए नहीं है बल्कि संसार बदलने के लिए है। ठीक है? उन्होंने क्या कहा था कि हमारे साहित्य का जो नारा है वो कला के लिए नहीं है बल्कि संसार को बदलने के लिए है। ये आप याद रख लेना। ये जो इनका कथन है बार-बार पूछा जाता है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना और हाइप भी कर दिया करो भई, है ना? नामवर सिंह ने कहा नामवर सिंह आगे क्या कहते हैं कि जिस तरह प्रणय अंतर्दृष्टि अगर आप रिवीजन के दौर में हैं, किसी एग्जाम के रिवीजन कर रहे हैं या फिर आप बिगिनर हो, बिल्कुल आपने कभी भी हिंदी साहित्य को नहीं पढ़ा है ना, तो ये क्लासेस आप ज़रूर देखिए। इससे पहले की जो क्लासेस मैंने करवाई हैं, उनको भी ज़रूर जा कर के देखिए। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से आपका कोई भी एग्ज़ाम मतलब क्लियर आप कर सकते हो अगर अच्छे से पढ़ लिया और याद कर लिया तो। नावर सिंह जी क्या कहते हैं कि जिस तरह प्रणय अंतर्दृष्टि छायावाद की विशेषता है और अंतर्मुखी बौद्धिक दृष्टि प्रयोगवाद की, इसी तरह सामाजिक यथार्थ दृष्टि प्रगतिवाद की विशेषता है। ठीक है? प्रगतिवाद की विशेषता क्या है? सामाजिक यथार्थ दृष्टि। याद रखिएगा प्रगतिवादी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर हुआ था? ये 1942 ईस्वी में मुक्तिबोध ने एक लेख लिखा था, प्रगतिवादी एक दृष्टि आगामी कल। या प्रगतिवादी एक दृष्टि आगामी कल इस शीर्षक में सबसे पहले इन्होंने ये प्रयोग किया था 1942 में, जबकि आप जानते हैं कि 1936 से प्रगतिवाद की जो शुरुआत है वो मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से जो रचनाएं लिखी जाती थी वो प्रगतिवाद से संबंध रखती हैं। इससे पहले 1937 ईस्वी में शिवदान सिंह चौहान के विशाल भारत पत्रिका में एक लेख प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नाम से भी प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर भी इन्होंने क्या है, प्रगतिवादी शब्द का जो प्रयोग है यहाँ पर आया है और प्रगतिशील शब्द का जो प्रयोग है वो यहाँ पर शिवदान सिंह चौहान के एक लेख में मिलता है। डॉक्टर बच्चन ने डॉक्टर बच्चन जो कि एक आलोचक के तौर पर माने जाते हैं, डॉक्टर बच्चन ने युगवाणी और युगवाणी किसकी थी? पंत की कविता का नाम है। इसको खड़ी बोली का पहला प्रगतिवादी कवि कहाँ है? ठीक है, युगवाणी को डॉक्टर बच्चन ने युगवाणी को खड़ी बोली का पहला अ, प्रगतिवादी काव्य या फिर कवि, ठीक है? पंत को प्रथम प्रगतिवादी कवि किसने कहा है? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है।
जबकि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर करुण रामेश्वर करुण करुण का नाम आता है। उन्होंने लिखा था ब्रजभाषा के काव्य है उनका करुण सतसई। ये करुण सतसई को प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य माना है। रामेश्वर करुण को कौन मानते हैं प्रथम प्रगतिवादी कवि? तो ये मानते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। लेखक संघ के जो दूसरे अध्यक्ष थे, पहला इनका जो अध्यक्ष कौन बने थे? मुंशी प्रेमचंद जी बने थे और दूसरे अध्यक्ष बने थे रविंद्रनाथ टैगोर और तीसरे अध्यक्ष बने थे इनके जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे थे। मुक्तिबोध ने प्रगतिवाद को एक वैचारिक सैनिक संघर्ष का नाम दिया है। अच्छे से याद रख लेना है, बार-बार पूछा जाता है। मुक्तिबोध ने प्रगतिवाद को क्या कहा है? वैचारिक सैनिक संघर्ष कहा है। डॉक्टर नगेंद्र एवं नामवर सिंह ने प्रगतिवाद को सामाजिक यथार्थवाद का नाम दिया है। नेक्स्ट है डॉक्टर रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी क्या कहते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद एवं साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का क्या कहना है कि राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद और साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही क्या है? प्रगतिवाद है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि दर्शन में जो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद है, राजनीति में जो साम्यवाद है, वही साहित्य में प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद को क्या मानते हैं? दर्शन में जो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद है और राजनीति में जो साम्यवाद को कहते हैं, वही साहित्य में प्रगतिवाद है, गणपति चंद्र गुप्त जी का कहना है। अब इसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। अगर आप नए हो, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक भी जरूर कर देना। अब चलते हैं हम आगे प्रमुख कवियों के बारे में देखते हैं वन लाइनर के तौर पर। और नागार्जुन का नाम सबसे पहले आता है, तो इनका जन्म हुआ था 1910-11 में। यहाँ पर ये 2 डेट क्यों लिखी हुई है? क्योंकि 10 और 11 2 बार तो होगा नहीं, है ना? ज़्यादातर आपको क्या मिलता है? 1911 मिलता है और कुछ स्रोतों में आपको 19वीं 10 भी देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों डेट लिखी हुई हैं। लेकिन आपका जो सर्वमान्य वो 1911 ही है ना? कल मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें एक बच्ची ने कहा था कि मैम आपका जो प्रकाशन वर्ष है, किसी का जो जन्म वर्ष है वो गलत दे रखा है, लेकिन मैं आपको बार-बार हर वीडियो में मैं ये बात क्लियर करती हूँ। मैं इसलिए रेफरेंसेस भी देती हूँ, है ना? आप नए हो तो देखना आगे शायद आपको इस क्लास में भी मिलेगा। मैं इसलिए आपको बताती हूँ कि नोट भी लिखती हूँ कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये माना गया है, डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार के अनुसार ये माना गया है, शुक्ल जी के अनुसार ये माना गया है। क्योंकि बहुत सारे जो विद्वान हैं ना, उन्होंने ही कन्फ्यूजन पैदा कर रखी है। इसमें हमारी देखो कोई मिस्टेक नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे हैं किसी और स्रोत से पढ़ते हैं और हम किसी और स्रोत से शायद पढ़ रहे होंगे या फिर पढ़ा रहे होंगे। ऐसा कई बार हो जाता है। है ना? तो इसको लेकर के आप अगर किसी प्रकाशन वर्ष में या जन्म वर्ष में आपको थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता है, तो आप समझ लीजिए कि स्रोतों में ही कहीं न कहीं जो है गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए ये जो कन्फ्यूजन पैदा होता है। बाकी अगर कोई भी गलती होती है तो आप मुझे तुरंत कमेंट कर सकते हैं। निधन हुआ था इनका 1988 ईस्वी में और दरभंगा के तरौनी गाँव में जन्म हुआ था। याद रखना नागार्जुन का, इनके पिता का नाम था गोकुल मिश्र और माता का नाम था उमा देवी। प्रथम साहित्यिक नाम की अगर बात करें तो साहित्य में सबसे पहले इन्होंने जो नाम रखा था, मैथिली रचना, मैथिली यानी कि बिहार, आप जानते हैं दरभंगा जो जिला है वो बिहार में पड़ता है और बिहार की जो भाषा है वो मैथिली आती है वहाँ पर। तो मैथिली रचनाओं में इन्होंने यात्री उपनाम का प्रयोग किया था। संस्कृत और बंगला में ये बाबा उपनाम का प्रयोग करते थे। हिंदी में दोनों उपनामों का प्रयोग है। ठीक है? हिंदी में इन्होंने दोनों उपनामों का प्रयोग किया है, बाबा और यात्री दोनों का। बचपन में ये ठक्कन मिश्र के नाम से भी इनको पुकारा जाता था। ठीक है? ठक्कन मिश्र का नाम भी आपको याद रखना है। नागार्जुन का जो मूल नाम था, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। काशी में वैदेही उपनाम से ही कविताएँ लिखते थे। ठीक है? काशी में वैदेही उपनाम से कविता इन्होंने लिखी थी, वैदेही। ये आप जानते होंगे, वैदेही किसको बोलते हैं? तो श्री जो सीता माता थी उनको वैदेही का नाम दिया गया था। आगे 1936 ईस्वी में जब ये श्रीलंका गए थे तो इन्होंने नागार्जुन नाम रख लिया और 1941 के बाद हिंदी में केवल नागार्जुन का ही प्रयोग इन्होंने किया था। ये ध्यान रखना है 1936 में इन्होंने नागार्जुन नाम कब रखा था? तो ये 1936 में जब श्रीलंका गए थे तो इन्होंने ये नाम अपना रखा था। पहली प्रकाशित रचना है इनकी एक मैथिली कविता थी जो सन 1929 ईस्वी में लहेरियस दरभंगा से प्रकाशित मिथिला पत्रिका में छपी थी। एक पत्रिका प्रकाशित होती थी जिसका नाम था मिथिला। इसमें इनकी मैथिली कविता छपी थी। हिंदी की पहली रचना की अगर बात करें तो ये थी राम के प्रति 1934 ईस्वी में लाहौर से
पत्रिका निकलती थी विश्व बंधु, जो साप्ताहिक रूप में निकलती थी, इसमें छपी थी। राम के प्रति इनकी पहली रचना है। इन्होंने दीपक पत्रिका का संपादन कार्य भी किया था, ठीक है? दीपक पत्रिका का संपादन भी किया था नागार्जुन ने। बौद्ध धर्म में ये दीक्षित थे और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कवि रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। 1945 ईस्वी में कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी के उपन्यास था पृथ्वी बल्लभ। पृथ्वी बल्लभ का इन्होंने गुजराती से हिंदी में अनुवाद किया था। विद्यापति की संस्कृत की 13 कहानियों को 1964 में इन्होंने प्रकाशित करवाया था। ये विद्यापति की संस्कृत की 13 कहानियाँ थी जिनको इन्होंने 1964 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। केदारनाथ अग्रवाल को आधार बना करके इन्होंने कविता लिखी थी, ओ जन मन के सजग चितेरे। ठीक है, ये बहुत बार कविता पूछी जाती है। ओ जनमन के सजग चितेरे किसके ऊपर लिखी गई है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल को ध्यान में रखकर ये फिर उन्हीं के ऊपर लिखी गई है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, देखो जो प्रमुख रचनाएँ जो लिखी रहती है ना, उनका मतलब है इनके काव्य संग्रह। तो इनके काव्य संग्रह कौन-से हैं? युगधारा 1953, सबका प्रकाशन वर्ष साथ में दे रखा है, इनको अच्छे से आप पढ़ लेना। युगधारा सतरंगे पंखों वाली 1959 में आई थी। प्यासी पथराए आँखें, 62 तालाब की मछलियाँ, 74 भस्मांकुर 1970 और 71, ये एक प्रबंध काव्य है। तुमने कहा था, तुमने कहा था 1980 में। खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1989। हजार हजार बाहों वाली 1981। पुरानी जूतियों का कोरस किसने किया? नागार्जुन ने। रत्न गर्भा 1984। ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या 1985। आखिर ऐसा क्या कह दिया हमने 1986। ई गुब्बारे की छाया में 1990। भूल जाओ पुराने सपने 1994। अपने खेत में 1997। भूमिजा, ये सीता माता पर आधारित है, बहुत बार ये पूछी जाती है और 1979 इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रमुख कविताओं की अगर बात करें तो वो काव्य संग्रह जो हमने पढ़े हैं, और कविताओं की अगर बात करें तो प्रेत का बयान, पासानी, आओ रानी हम ढोएं पालकी, काला माई, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, अकाल और उसके बाद। ये सारी क्या है? इनकी कुछ कविताएं हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सभी कविताएँ आपको याद रखनी है। प्रेत का बयान, ये पूछी जाती हैं बार-बार। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कई बार पूछी जा चुकी है। अकाल और उसके बाद बहुत बार पूछा गया है। पासानी भी पूछा जाता है। या आओ रानी हम ढोएवाल की, ये भी सारी रचनाएँ हैं जो पूछी गई। पाँच पूत भारत माता की ये कविता इन्होंने लिखी है। और हरिजन गाथा सिंदूर तिलकित भात, तिलांकित भात, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। नागार्जुन ने मैथिली में पत्रहीन नग्न गाछ नामक एक रचना को लिखा था जिसमें कुल 52 कविताएं संग्रहित की गई थी। है ना? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पत्रहीन नग्न गाछ इनका मैथिली का काव्य संग्रह है। और ये 52 कविताएं इसमें क्या थी? शामिल की गई थी। 1968 ईस्वी में इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे डॉक्टर बच्चन ने नागार्जुन की कविता को नुक्कड़ कविता की संज्ञा भी दी है। ठीक है? डॉक्टर बच्चन साहब ने नागार्जुन की कविता को क्या कहा है? नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। पाँच पूत भारत माता के कविता के कारण हिंदी के राजनीतिक कवि भी कहलाए थे। पाँच पूत भारत माता के ये जो कविता लिखी थी, इसके कारण ही इनको हिंदी का राजनीतिक कवि कहा गया, क्योंकि ये राजनीति से संबंधित था। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद को 5वाँ पुत्र माना गया, ठीक है? 5 पूत भारत माता के। अब 5 पूतों में कौन से पूत हैं, ये भी आपको याद रख लेना। तो 5वाँ पुत्र इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को माना है, सुभाष चंद्र बोस को चौथा पुत्र माना है। अली जिन्ना, ठीक है? ये अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक इनको तीसरा पुत्र के रूप में माना है, ठीक है? तीसरे पुत्र के रूप में 2 को माना है, बाल गंगाधर तिलक और अली जिन्ना। ठीक है? और जो चौथा पुत्र है, चौथा पुत्र मतलब दूसरा पुत्र इन्होंने किसको माना है? जवाहरलाल नेहरू को दूसरा पुत्र माना और महात्मा गांधी को पहला पुत्र माना है। तो इनको क्रम से आपको याद रख लेना। आगे प्रगतिवाद का प्रवर्तक और सलाह का पुरुष भी इनको कहा गया है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का प्रवर्तक और सलाह का पुरुष भी कहा जाता है। अक्कड़ कवि के साथ-साथ ये प्रगतिवाद के कबीर भी कहे जाते हैं। ठीक है? आधुनिक साहित्य का क्रांतिकारी कवि भी इनको कहा जाता है और आधुनिक साहित्य का कबीर भी इनको कहते हैं, ये ध्यान रखना। अक्कड़ कवि थे ये थोड़े से। अन्य रचनाओं की अगर बात करें तो इन्होंने अन्नहीनम क्रियाहीनम एक रचना लिखी थी। बम भोलेनाथ के नाम से रचना लिखी थी। 1955 ईस्वी में नागार्जुन ने पहले राम के नाम से, बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम नाम से भी एक रचना को प्रकाशित करवाया था। ठीक है? पहले एक रचना प्रकाशित करवाई थी जो पहले राम के नाम से थी, बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम राम नाम इसमें डाल दिया गया। प्रथम मैथिली काव्य संग्रह था इनका चित्रा, जो कि 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और द्वितीय था पत्रहीन नग्न गाछ, जो 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पका हुआ ये कटहल में इस ये एक रचना लिखी और इसमें नागार्जुन ने चित्रा और पत्रहीन गाछ दोनों को संकलित कर लिया। ठीक है?
चित्रा और पत्रहीन नग्नगार जो मैथिली की रचनाएँ थी, उन दोनों को इन्होंने पका हुआ ये कटहल, दोनों रचनाओं को क्या कर दिया, इसमें संकलित कर दिया। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा 1997 में बंगला से हिंदी में अनुवाद इसका किया गया था। आगे उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदी सेवा के लिए इनको 1987 ईस्वी भारत भारती सम्मान से भी पुरस्कृत किया। नागा अर्जुन की जीवनी है तुम चिर सारथी, ठीक है? नागा अर्जुन की जीवनी थी तुम चिर सारथी, इस शीर्षक से ताराचंद वियोगी ने दिल्ली से पहल पत्रिका में प्रकाशित करवाया था। ताराचंद वियोगी ने इनकी एक रचना थी तुम चिर सारथी, यानी कि इनकी जीवनी है, इसे क्या करवाया, प्रकाशित करवाया पहल पत्रिका में। यह जीवनी दूसरे नाम युगों का साथी के नाम से भी प्रकाशित हुई थी, मतलब एक ही रचना है, दो नामों से प्रकाशित हुई, तुम चिर सारथी और युगों का साथी। इनकी जन्म शताब्दी यानी कि इनके जन्मदिन पर राम कुमार कृषक ने जन कवि हूँ मैं इस शीर्षक से एक पुस्तक भी लिखी थी, ठीक है? और इनको गिफ्ट किया होगा, है ना? गद्य रचनाओं की अगर बात करें तो गद्य रचनाओं में सबसे पहले आते हैं इनके कुछ उपन्यास। तो उपन्यासों में आते हैं रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेसर नाथ, वरुण के बेटे आप जानते हो बहुत बार पूछा जाता है, दुख मोचन 1957, कुंभी पाक 60, हीरक जयंती अभिनंदन 61, उग्र तारा 1963, नवतुरिया, ठीक है? नवतुरिया, पारो खड़ी बोली में लिखा था इन्होंने, पारो 1975 ईस्वी, गरीबदास 1979 ईस्वी। ये सारे इनके क्या हैं, उपन्यास हैं जो आपको याद रखनी है। बलचनमा बहुत बार पूछा जाता है, वरुण के बेटे दुख मोचन, है ना? पारो बहुत बार पूछा जाता है, रतिनाथ की चाची भी पूछ लिया जाता है। इनका जो पारो उपन्यास है ये मूलतः 1946 ईस्वी में मैथिली भाषा में लिखा गया था और 1975 ईस्वी में इसे खड़ी बोली हिंदी में रूपांतरित कर दिया गया था। कहानी संग्रहों की बात करें तो ताप हारिणी, असमर्थ दाता, काया पलट, विषम ज्वर और मनोरंजन का टैक्स। तो ये इनके कहानी संग्रह हैं जो याद रखने हैं। नाटक हैं इनके अनुकंपा एवं निर्णय, यात्रा वृत्तांतों में हिमालय की बेटियां, टिहरी से नेल्डर, महाविहार, आतिथ्य सत्कार, धोलिंग एवं सिंध में 17 महीने। ठीक है, ये इनके यात्रा वृत्तांत है जो आप याद रखने हैं। और हिमालय की बेटियां इनका बहुत बार पूछा जाता है। संस्मरण की बात करें तो मैं सो रहा हूँ 1 घंटा एवं आईने के सामने। या मैं सो रहा हूँ 1 घंटा और आईने के सामने। ये इनके कुछ संस्मरण है। आलोचनाएं, एक व्यक्ति एक युग 1957 ईस्वी में इन्होंने ये आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखा है। अब यहाँ पर हमारे दूसरे जो कवि हैं वो आते हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म हुआ था 1911 में। देखिए नागार्जुन, केदारनाथ, आज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह, है ना? ये 4 कवि हैं जो आपको याद रखनी है जिनका जन्म सबका 1911 में ही आता है। तो 1911 में और 1911 में कमसिन कमसिन यानी कि कमासिन बांदा, बांदा यूपी में इनका जन्म हुआ था, निधन हुआ था 2000 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था हनुमान प्रसाद अग्रवाल और माता का नाम था घिसट्टो, पत्नी का नाम था पार्वती। 1947 में युग की गंगा से शुरुआत मानी जाती है, अच्छे से याद रख लेना। केदारनाथ अग्रवाल की जो साहित्य की जो शुरुआत है रचनाओं की वो युग की गंगा से आती है और आरंभ में ये बालेंदु उपनाम से भी कविताएं करते थे। इनके उपनामों की अगर बात करें तो प्रकृति का कवि इनको कहते हैं, केन का कवि भी कहा जाता है, छायावादोत्तर कविता का पंत इनको माना जाता है, सच्चे जनवादी कवि के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है, ये सभी उपनाम है जो आपको याद रखने हैं। केदारनाथ ने लोक गीतों और विदेशी गीतों का एक संग्रह देश विदेश कविताएं शीर्षक से भी लिखा है। ये केदारनाथ ने लोक गीतों और विदेशी गीतों का एक संग्रह देश विदेश कविताएं नाम से भी लिखा है। कविता है इनकी एक मांझी ना बजाओ बंसी, है ना? यहाँ पर लिखा नहीं है। मांझी ना बजाओ बंसी, बसंती हवा और फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये कुछ इन्होंने कविताएं लिखी हैं। आगे इनका एक कविता संग्रह था जिसका नाम था अपूर्वा। याद रखना है अपूर्वा, क्योंकि पूर्वा हमें आगे देखने को मिलेगा किसी ना किसी का। यहाँ पर आपको अपूर्वा को याद रखना है, ये केदारनाथ अग्रवाल जी का है। केदारनाथ अग्रवाल ने एक रचना लिखी थी अपूर्वा, एक काव्य संग्रह। इस पर 1986 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अपूर्वा कविता में 1968 से 1982 तक की कविताएं संकलित की गई हैं। और अपूर्वा की जो पृष्ठभूमि है कृष्ण काव्य पर आधारित है। इसमें गांव में ठाड़े खड़ा पहाड़ चढ़ा में, वरुण के बदमाश बेटे, जीने का दुख, मैंने आंख लड़ाई जैसी रचनाएं संग्रहित है। ये अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है? इसमें गांव में एक हमने अभी ऊपर रचना पढ़ी है, है ना? वो है वरुण के बेटे, जो कि नागार्जुन का उपन्यास है। ये मछुआरों के जीवन पर आधारित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना? पूछा जाता है तो थोड़ा उसको भी याद रख लेना, वहां पर शायद लिखा नहीं है। इसको आगे देख लीजिए। इसमें गाँव में ठाड़े खड़ा पहाड़ चढ़ा में, वरुण के बदमाश बेटे और जीने का दुःख, मैंने आँख लड़ाई जैसी रचनाएँ की हैं।
फूल नहीं रंग बोलते हैं, इस पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी केदारनाथ जी को मिला था। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो ये काव्य रचनाएँ युग की गंगा 1947 में, है ना? युग की गंगा समय-समय पर ये निबंध है 1952 में लिखा। आग का आईना 70, नींद के बादल 47, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं 65 में लिखा था। गुल मेहंदी 1978, आधुनिक कवि 16 1978, पंख और पतवार 80, हे मेरी तुम, है ना? हे मेरी तुम ये 1981, मार प्यार के थापे 1981, बम्बई का रक्त स्नान 1981, कहे केदार खरी खरी 1983, आत्मगंध 1988, अनहारी हरियाली 1990, खुली आंखें टूटे डैने 1993, पुष्पदीप 1994, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी 1996, कुह की कोयल, खड़े पेड़ की दह, देह जमुन जल तुम 1984, बोले बोल अबोल 85, जो सिलाएं तोड़ते हैं 1985। ये सारी इनकी कुछ रचनाएँ हैं और ऐसे ही इनमें से एक भी कोई रचना नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट ना हो, सभी रचनाएँ पूछी जाती हैं तो अच्छे से याद रखना है। इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताओं की अगर बात करें तो केन के मारे पलथी मारे, ये केन किनारे पलथी मारे, केन हमारी तड़प रही है, केन हमारी तड़प रही है, आज नदी बिल्कुल उदास थी, बसंती हवा और चंद्र गहना से लौटती बेर। ये इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएँ हैं जो आपको याद रखनी है। निबंध संग्रह में आती हैं इनकी कुछ रचनाएँ, समय-समय पर 1970, विचार और बांदा 1980 एवं विवेक विवेचन 1981 ईस्वी में लिखा था। उपन्यास में आते हैं इनके पतिया 85, बैलबाजी मार ले गए, ये इनका अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, बैलबाजी मार ले गए, अपूर्ण उपन्यास है, पतिया इनका बार-बार पूछा जाता है। यात्रा वृत्तांत में बस्ती खिले गुलाबों की, ये केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है ना, याद रखना गुलाबों की बस्ती कहाँ खिलती है? केदारनाथ के अंदर। मित्र संवाद नामक एक पत्र का आदान-प्रदान केदारनाथ और रामविलास शर्मा के बीच में होता था। मेरे साक्षात्कार नामक इंटरव्यू केदारनाथ अग्रवाल का नरेंद्र पुंडरीक ने किया था, है ना? मेरे साक्षात्कार नामक इनका एक इंटरव्यू किया था, किसने किया था? तो नरेंद्र पुंडरीक ने किया था। तीसरे कवि का नाम आता है यहाँ पर हमारा शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म हुआ था 1915 में, उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में और निधन हुआ था 2002 ईस्वी में। नारायण चौबे कहते हैं सिमंगल सिंह सुमन को लेकर कि अदम्य साहस, ओज और तेजस्विता एक ओर तो दूसरी ओर प्रेम और राग ममता, तीसरी ओर प्रकृति का निर्मल दृश्यावलोकन, चौथा दलित वर्ग की विकृति की ओर तथा पांचवा व्यंग्य धरती स्वर यानी कि प्रगतिशीलता की प्रकृति इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, ये नारायण चौबे का कथन है। विभ्रांत वासना के कवि सिमंगल सिंह सुमन को कहा जाता है। ठीक है, विभ्रांत वासना के कवि कहा जाता है। रचना की शुरुआत इन्होंने हिल्लोल काव्य संग्रह से हुई 1945 ईस्वी में। मिट्टी की बारात, ये जो बारात शब्द यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये एकदम शुद्ध शब्द है। कभी ये शुद्ध और अशुद्धों में बहुत बार पूछा जाता है बारात। तो बारात हमारा शुद्ध शब्द होता है, ठीक है? जो हम देसी भाषा में बोलते हैं मिट्टी की बारात, इस काव्य संग्रह पर 1974 का साहित्य अकादमी भी मिला है। अभी तक 3 कवि पढ़े हैं, तीनों को साहित्य अकादमी मिल चुका है। तो याद रख लेना किस पर मिला है। जीवन के गान, इसमें रोमानी प्रकृति है, ठीक है? जीवन के गान जो रचना है उसमें रोमानी प्रकृति है। इन्हें 1974 ईस्वी में पद्मश्री भी मिला था और सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भूमि भी लिख सकते हो या फिर लैंड भी लिख सकते हो, एक ही बात है ना, लैंड इंग्लिश में बोलते हैं। तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इनको दिया गया 1974 में ही और 1999 में पद्म भूषण से भी पुरस्कृत किया गया था। प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो हिल्लोल, युग के मूल, है ना? युग की गंगा और ये सारे याद रख लेना। युग की गंगा किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है। और युग के मूल किसका है? तो ये युग के मूल शिव मंगल सिंह सुमन का है। जीवन के गान, मिट्टी की बारात, खाने की छाया, पर आँखें नहीं भरी और एशिया जाग उठा। ये इनकी कुछ रचनाएँ हैं। इसके बाद आती हैं कुछ रचनाएँ, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, विंध्य हिमालय, कटे अंगूठे की क्रंदन वारें, प्रकृति पुरुष कालिदास, ये नाटक है इनका। महादेवी की काव्य साधना समीक्षात्मक ग्रंथ है। गीत काव्य सूक्ष्म और विकास, मुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाल और लाल झंडा। ये सारी रचनाएँ आपको याद रखनी है। मिट्टी की बारात सरोज स्मृति के बाद संसार का दूसरा सबसे बड़ा शोक गीत। ठीक है? मिट्टी की बारात के बाद सरोज स्मृति आप जानते हैं ये किसका है? निराला जी का था जो सबसे विश्व का सबसे बड़ा शोक गीत था और दूसरे नंबर का आता है मिट्टी की बारात, ये भी एक शोक गीत माना जाता है। मिट्टी की बारात, है ना? जैसे जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी बारात टाइप में ही उसके पीछे-पीछे लोग चलते हैं, है ना? वैसे ही। प्रसिद्ध कविताओं की बात करें तो मेरे पुनीत, आज तो मुझ में जवानी, मेरे पावन, चल रही उसकी कुदाली, माँस को अभी दूर है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के।
क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। ये भी इन्होंने कुछ कविताएँ लिखी हैं। वासुदेव सिंह त्रिलोचन त्रिलोचन शास्त्री को हम चौथा जो कवि है उनको देखते हैं। त्रिलोचन का जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में चिरानी पट्टी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1917 में हुआ था त्रिलोचन का जन्म चिरानी पट्टी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर और निधन हुआ था 2007 में गाजियाबाद के अंदर। मूल नाम था इनका वासुदेव सिंह, बहुत बार पूछा जाता है। नागार्जुन का मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र और त्रिलोचन का क्या नाम था? तो ये था वासुदेव सिंह। इनके उपनामों की बात करें तो त्रिलोचन, किंवदंती पुरुष और धरती का कवि इनको कहा जाता है। हिंदी में सोनेट का प्रवर्तक भी इनको माना जाता है। सोनेट बोलते हैं गज़ल को, ठीक है? दिगंत सोनेट छंद में रचित प्रमुख रचना है। जो दिगंत है ये सोनेट छंद में मतलब लिखी गई है। इन्होंने 5 पत्रिकाओं का संपादन किया था। ये पाँचों पत्रिकाएँ याद रखना। समाज, प्रभाकर, बानर, हंस और आज। ये 5 पत्रिकाएँ हैं जो त्रिलोचन के द्वारा निकाली गई। अमोला, ठीक है? अपूर्वा किसका था? केदारनाथ अग्रवाल का है। और अमोला नामक जो रचनाएँ हैं 2700 बरवे छंद का प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक है? अमोला जो रचना है त्रिलोचन की इसमें 2700 बरवे छंदों का प्रयोग किया जो 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और अमोला के कारण ही इन्हें खड़ी बोली व अवधि का संधि पुरुष भी कहा गया है। इनको हिंदी अकादमी ने सलाका सम्मान से भी सम्मानित किया है, याद रखना। कि हिंदी अकादमी की तरफ से सलाका सम्मान इनको दिया गया था। वैसे प्रगतिवाद का जो सलाका पुरुष है वो नागार्जुन को कहा गया है। मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको एक चीज़ें याद हो जाएँ। और सलाह का जो सम्मान है वो मिला था किसको? त्रिलोचन को। 1981 ईस्वी में ताप के ताए हुए दिन इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। 4 कवि पढ़े हैं अभी तक प्रकृतिवाद के, चारों के चारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें शास्त्री और साहित्य रत्न की उपाधियां भी प्रदान की गई हैं। मल्यज ने इन्हें औसत भारतीय आदमी का चचेरा कवि भी कहा है, याद रखना, ठीक है? मल्यज मल्यज ने इन्हें क्या कहा? औसत भारतीय आदमी का चचेरा। शिव कुमार मिश्र ने इनको सैद्धांतिकता से दूर स्वस्थ, सरल और निश्चल अनुभूतियों का कवि कहा है। ये शिव कुमार मिश्र ने इन्हें क्या कहा है त्रिलोचन को? तो सैद्धांतिकता से दूर स्वस्थ, सरल और निश्चल अनुभूतियों का कवि कहा है। रामेश्वर शर्मा क्या कहते हैं? त्रिलोचन सहजता के कवि हैं, ये रामेश्वर शर्मा ने कहा है। विशंबर मानव ने इन्हें ध्वनि ग्राहक कवि का नाम दिया है, ठीक है? विशंबर मानव ने क्या कहा है? ध्वनि ग्राहक कवि का नाम दिया है। मुक्तिबोध क्या कहते हैं कि धरती रचना की समीक्षा करते हुए मुक्तिबोध ने कहा है कि कवि की अनुभूतियां बहुत ही संयम के साथ में प्रकट हैं। डॉक्टर रामदरस मिश्र क्या कहते हैं कि इनकी कविताओं में बड़ी ही सादगी है और हर कविता में धरती की सौंधी गंध भी मिलती है। बच्चन सिंह ने खड़ी बोली और अवधि का सेतु भी इनको कहा है। बच्चन सिंह का याद रख लेना, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ कहा ही है बच्चन सिंह ने। केदारनाथ सिंह ने इनके बारे में कहा है कि ये एक विषम धरातल वाले कवि हैं। उनके रचनात्मक व्यक्तित्व में एक विचित्र विरोधाभास भी दिखाई पड़ता है। एक ओर यदि गांव का अक्खड़पन तो दूसरी ओर कला की दृष्टि से अद्भुत है। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो त्रिलोचन की प्रमुख रचनाएं यहाँ पर आती हैं। धरती 1945, दिगांत 1957, ताप के ताए हुए दिन, या ताप के ताए हुए दिन 1980, शब्द 1980। 1980 में उस जनपद का कवि हूँ 1984 में लिखा था। अर्धान 1984 में लिखा था। गुलाब और बुलबुल 1956। अनकहनी भी कुछ कहनी है, ये भी इन्होंने एक रचना लिखी। तुम्हें सौंपता हूँ 1985 में लिखा। फूल नाम है एक 1985। चैती 1987। सबका अपना आकाश 1987 में लिखा है। अमोला 1990। मुक्ति बोध की कविताएं संपादित हैं। नेवला लंबी कविताएं, ठीक है? नेवला जो है इसमें लंबी कविताओं को संकलित किया गया है। तो ये सारी रचनाएं आपको याद रख लेनी है। और यहाँ पर सबका प्रकाशन वर्ष दे रखा है। तो भाई कुछ रचनाओं को जो इंपॉर्टेंट है क्रम से आपको याद रख लेना है क्योंकि क्रमानुसार पूछी जाती हैं। पांचवें कवि का नाम आता है यहाँ पर हमारा रांगे राघव। तो रांगे राघव का जन्म हुआ था 17 जनवरी 1923 में आगरा के अंदर, ठीक है? आगरा में हुआ था इनका जन्म और मृत्यु हुई थी 1963 ईस्वी में मुंबई में। कैंसर से इनकी मृत्यु हुई थी, ये याद रखना, ठीक है? ठीक है? 1963 में मुंबई में कैंसर से इनकी मृत्यु हुई थी। मूल नाम की अगर बात करें तो त्र्यंबक वीर राघवाचार्य, लेकिन बच्चन सिंह तिरुमलई नम्बकम वीर राघवाचार्य इनका नाम बताते हैं, ठीक है? बच्चन सिंह ने इनका जो नाम है वो क्या बताया देख लीजिए।
हालाँकि इनका आगरा में जन्म हुआ था, लेकिन इनका जो नाम है ना, वो इतना भारी भरकम और बिल्कुल दक्षिण जैसा लग रहा है ना, जैसे हमारे साउथ में नाम होते हैं, वैसे ही इनके पिता का नाम था श्री रंगाचार्य और माता का नाम था कनकवल्ली, ठीक है? माता का क्या नाम था? कनकवल्ली था। हिंदी साहित्य का शेक्सपियर भी इनको कहा जाता है, ये अच्छे से याद रख लेना। राजेंद्र यादव ने इनके बारे में कहा है कि जितने समय में कोई पुस्तक पढ़ेगा, उतने समय में ये पुस्तक लिख सकते थे। मतलब इनके लिए पुस्तकें लिखना इतना आसान था रांगे राघव के लिए, ये राजेंद्र यादव जी कहते हैं कि जितने समय में कोई इंसान पुस्तक पढ़ता है ना, उतनी समय में ये वो पुस्तकें लिख दिया करते थे। राह के दीपक रचना में प्रकृति की छवि का चित्रण मिलता है और वास्तविक ख्याति इनको घरौंदा उपन्यास से मिली है। घरौंदा उपन्यास लिखा है, राह के दीपक में प्रकृति की छवि का चित्रण है। भगवती चरण वर्मा का एक उपन्यास था टेढ़े मेढ़े रास्ते, और टेढ़े मेढ़े रास्ते के उत्तर में इन्होंने सीधा साधा रास्ता लिखा था, ये अच्छे से याद रख लेना। हालांकि भगवती चरण वर्मा के बारे में हमने पीछे पढ़ा है, और ये टेढ़े मेढ़े रास्ता इनका अपूर्ण था, ये इसमें पूरी तरह से नहीं लिख पाए थे इसको, है ना? मतलब पूरी तरह से इसमें जो है ये जो लिखना चाह रहे थे उसको पूरा नहीं कर पाए थे, और इसीलिए इन्होंने रांगे राघव ने सीधा-साधा रास्ता इसके उत्तर में लिख दिया। आनंद मठ, आनंद मठ के उत्तर में विषाद मठ भी इन्होंने लिखा था। आनंद मठ आप जानते हैं जो कि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, है ना? और उसके उत्तर में इन्होंने विषाद मठ लिखा है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का है ना? बंकिम चंद्र चटर्जी का ये थोड़ा ध्यान रखना। आनंद मठ से हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो निकला है। मेधावी काव्य इन्होंने कामायनी रचना के प्रति उत्तर में लिखा है ना? यानी कि ये 3 रचनाएँ इनकी ऐसी हैं जो इन्होंने किसी और की रचना को के उत्तर में, है ना? उसके खिलाफ या उसके विद्रोह में या जैसे भी है लिखा है। आगे पढ़ते हैं काव्य संग्रह, इनके काव्य संग्रह अजय खंडर 1944, पिघलते पत्थर 1946, मेधावी 1947, राह के दीपक पांचाली 1955 और रूप छाया इन्होंने लिखा है। अजय खंडर, मेधावी, पांचाली को आख्यानिक रूप में इन्होंने लिखा है। ठीक है? अजय खंडर, मेधावी और पांचाली को आख्यानिक रूप में लिखा है। इसके बाद आता है पिघलते पत्थर, राह के दीपक को मुक्तक काव्य के रूप में लिखा गया है। गद्य रचनाओं की अगर बात करें तो इनके कुछ उपन्यास मिलते हैं। इसमें घरौंदा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो प्रथम है 1946 ईस्वी, विषाद मठ 1946, मुर्दों का टीला 1948, ये सिंधु घाटी सभ्यता की कथा है इसके अंदर। चीवर 1951, ये हर्षकालीन बौद्ध धर्म के उत्थान का चित्रण है। प्रतिदान 1952, सीधा साधा रास्ता 1951, हुजूर 51, अंधेरे के जुगनू पूछा जाता है 53, काका 1953, उबाल 54, पराया 54, बोलते खंडर याद रख लेना 1955। अजय खंडर के नाम से किसने लिखा है? अजय खंडर किसका है? तो ये रांगे राघव का है। अजय खंडर अभी हमने पढ़ा है, ये इनकी कविता है, ठीक है? जो अजय खंडर है ना, ये इनका काव्य संग्रह है, और बोलते खंडर है वो इनका उपन्यास है। दोनों में थोड़ा-सा डिफरेंट है, याद रखना, है एक ही बंदे की। और कब तक पुकारूँ 1957, बौने और घायल फूल, पक्षी और आकाश, लकीमा की आँखें 1957, ये विद्यापति के जीवन पर आधारित है। कब आवेगी काली घटा 1958, ये गोरखनाथ के नाथ पंथ की कथा है। बंदूक और बीन 1958, भारतीय सैनिक जीवन का चित्रण है। राई और पर्वत 58, राह ना रुकी 1958, महावीर स्वामी और बुद्ध युग के जागरण का चित्र है। धूनी का धुआं 59, छोटी सी बात 59, पथ का पाप 59, मेरी भव बाधा हरो 1959 ईस्वी, महाकवि बिहारी पर ये आधारित है। इसके बाद मिलता है महायात्रा, धरती मेरा घर 1960 ईस्वी में, राजस्थानी लौह पीठों की जीवन गाथा इसमें दिखाई गई है। आग की प्यास 61, कल्पना 61, प्रोफेसर 61, पतझड़ 1962, आखिरी आवाज, ये इनका अंतिम उपन्यास है जो 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये सारे उपन्यास अब बहुत सारे हैं, है ना? सारे तो नहीं, लेकिन इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। जीवन परक उपन्यासों की बात करें तो देवकी का बेटा इन्होंने लिखा है 1954 ईस्वी में। कृष्ण जो कृष्ण भगवान हैं उन पर आधारित है। यशोधरा जीत गई 1954, लोई का ताना 1954, रत्ना की बात 1954। ये सारे ही 1954 में लिख डाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ईज़ी है याद करना। घरौंदा उपन्यास विश्वविद्यालय के जीवन पर आधारित है, यहीं से प्रगतिशील कथाकार के रूप में ये लोकप्रिय हुए थे। कहानी संग्रह की अगर बात करें तो साम्राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फेन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, अंगारे ना बुझे, अय्यास मुर्दे, इंसान पैदा हुआ, पाँव गधे और एक छोड़ एक। ठीक है? ये सारे इनके क्या हैं? कहानी संग्रह हैं। याद रखना। और गदल, गदल उपन्यास तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है गदल। ये गदर नहीं है, गदल है। आलोचनात्मक रचनाओं की बात करें तो भारतीय पुनर्जागरण की भूमिका इन्होंने लिखी थी। ठीक, भारतीय पुनर्जागरण की भूमिका 46 में लिखा था। भारतीय संत परंपरा और समाज
1949, संगम और संघर्ष 1953, प्राचीन भारतीय परंपरा और इतिहास 1953, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड 1954, हिंदी साहित्य की धार्मिक और सामाजिक पीठिका, समीक्षा और आदर्श। अगर आप बोर हो रहे हो ना इस क्लास में, तो समझ लीजिए आपका फिर पढ़ाई में मन ही नहीं है, है ना? बोर नहीं होना है, क्योंकि हमें भी टाइप करने में और लिखने में, पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़ोर पड़ता है। हम जब बोर नहीं होते तो आप तो सिलेक्शन लोगे भई, आपको तो नौकरी करनी है, फिर आप क्यों बोर होंगे? तो बोर बिल्कुल नहीं होना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और स्किप किए बिना ज़रूर देखिए, मन लगा कर के पढ़िए ताकि आप को ज़्यादा बहुत लंबे समय तक इंतज़ार ना करना पड़े। समीक्षा और आदर्श लिखा है, काव्य, यथार्थ और प्रगति 1955, काव्य कला और शास्त्र 1955, काव्य के मूल विवेचक काल विजय, महाकाव्य विवेच्य 1958, तुलसीदास का कथा शिल्प 1959, आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार 1961, आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली 62, गोरखनाथ और उनका युग। ठीक है, ये सारी इनके क्या हैं, कुछ रचनाएं हैं आलोचना में, इनको याद रखना है। इन्होंने प्रगतिशील साहित्य के मानदंड रचना को रामविलास शर्मा की जो रचना है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, इसके प्रति उत्तर में लिखा है। कुछ नाटक भी इनके पूछे जाते हैं। स्वर्ण भूमि की यात्रा की थी 1961, सॉरी 1951 ईस्वी, रामानुज 1952, वीर उड़क 1955 ईस्वी, ये इनके कुछ नाटक हैं। रिपोर्ट ताज है इनका, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तूफानों के बीच। तूफानों के बीच ये 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और ये बंगाल में पड़े अकाल की रिपोर्ट पर आधारित है। ठीक है, जो इनका रिपोर्टाज है तूफानों के बीच में, ये बंगाल में पड़े हुए अकाल की रिपोर्ट पर आधारित है। डॉक्टर रामविलास शर्मा को देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1912 ईस्वी झांसी उत्तर प्रदेश में और निधन हुआ था 2000 ईस्वी में दिल्ली में। जिस वक्त केदारनाथ अग्रवाल का निधन हुआ था 2000 में, तभी रामविलास शर्मा जी हुआ था। तार सप्तक, तार सप्तक यानी कि 1943 में जो प्रकाशित करवाया था किसने, अग्गे जी ने। तार सप्तक जो प्रथम वाला है, ठीक है, 1943 में इसमें इनको शामिल किया गया है, डॉक्टर रामविलास शर्मा को। और इन्होंने इनका जो है प्रगतिशील लेखक संघ के ये मंत्री थे। ठीक है, तार सप्तक में शामिल जो डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, ये प्रगतिशील लेखक संघ के मंत्री रहे और हंस पत्रिका के संपादक हैं। इनके संपादकत्व में समालोचक नामक पत्र का भी प्रकाशन हुआ था। ठीक है, हंस पत्रिका के संपादक भी रहे और समालोचक नामक पत्र का भी इन्होंने प्रकाशन किया। इन्होंने तार सप्तक के बारे में लिखा है कि कविता लिखने की ओर मेरी रुचि बराबर रही है। कविता लिखने की ओर मेरी रुचि कैसी है, बराबर रही है, लेकिन लिखा मैंने कम। है ना? मतलब लिखना तो बहुत ज़्यादा चाहता था, मेरा बहुत रुचि थी, लेकिन लिखा मैंने कम। जिसे साहित्य क्षेत्र में उतरना कहते हैं, वह मैंने कभी किया ही नहीं है। पुरस्कार पुरस्कार कौन-कौन से मिले हैं रामविलास शर्मा जी को? तो 1970 ईस्वी में निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, इन्होंने निराला जी के ऊपर ये आधारित ये जीवनी लिखी है और ये 3 भागों में प्रकाशित हुई थी। इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके बाद 1990 ईस्वी में भारत भारती पुरस्कार मिला। 1991 ईस्वी में भारत के प्राचीन परिवार और हिंदी रचना पर इनको व्यास सम्मान मिला। 1999 ईस्वी में साहित्य अकादमी के 73 सदस्य के रूप में ये नियुक्त किए गए थे, ठीक है? 73 सदस्य के रूप में साहित्य अकादमी का के सदस्य के रूप में भी इनको नियुक्त कर दिया गया। तो इतने सारे प्राइज़ मिले हैं। काव्य रचनाएँ हैं रामविलास शर्मा जी की, रूप तरंग, इस अकाल बेला में 1988, सदियों के सोए जाग उठे 1988 ईस्वी, बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएँ 1997 ईस्वी में आया है। गद्य रचनाएँ इनकी कौन-सी हैं? तो आलोचनात्मक ग्रंथों में प्रेमचंद नाम से लिखा है किसने? रामविलास शर्मा जी ने। और भारतेंदु युग नाम से लिखा है 1943 में, निराला नाम से लिखा है 46 में, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 52, भारतेंदु युग नाम से भी इन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है और भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से भी लिखा है 53 में। ठीक है, 10 साल बाद लिखा था। भाषा, साहित्य और संस्कृति बहुत बार पूछा गया है 1954 में, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएँ 1954 में। ये सारी रचनाएँ इनकी पूछी जा चुकी हैं। इसके बाद आता है लोक जीवन और साहित्य। इनकी आलोचनात्मक रचना ज़्यादा मिलती है क्योंकि रामविलास शर्मा जी को कवि के तौर पर नहीं बल्कि एक आलोचक के तौर पर ही ज़्यादातर जाना जाता है। तो लोक जीवन और साहित्य 1955, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 56, मानव सभ्यता का विकास 56, आस्था और सौंदर्य 1961, भाषा और समाज बहुत बार पूछा गया है 1961, भारत की भाषा समस्या 65 में दिखाई थी, साहित्य, स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 68, निराला की साहित्य साधनाएँ 3 खंडों में प्रकाशित हुई और तीनों का अलग-अलग प्रकाशन वर्ष है 1969, 72 और 76, तीनों को याद रख लेना।
भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा 75, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद 78, भारत के प्राचीन भारत सा परिवार और हिंदी, ये भी 3 खंडों में प्रकाशित हुआ है 1979, 80 और 81। इसके बाद आता है परंपरा का मूल्यांकन 81, भाषा युगबोध और कविता 1981। इनको सबको याद कर लेना, ठीक है? अगर हमने इतनी मेहनत की है टाइप करने में, इनका प्रकाशन वर्ष सबका ढूँढ-ढूँढ के यहाँ पर निकालने में, लगाने में, तो आप भी थोड़ी-सी मेहनत करिए, इनको बोर मत होना, पढ़ लेना, ठीक है? क्योंकि आपके पेपर की दृष्टि से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सारी सीरीज़ हमारी चल रही है, बल्कि फ्री, बिल्कुल फ्री आपको हिंदी साहित्य का इतना अच्छा कंटेंट पूरे यूट्यूब पर शायद ही मिलेगा, है ना? जो कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो फ्री में इतना कुछ मिल रहा है, तो बस पढ़िए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, कमेंट ज़रूर कर देना। इतना काम आपको करना है, क्योंकि इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है। टेलीग्राम चैनल को जॉइन क कर लेना, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद इसके 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था 1982 में, कथा, विवेचना और गद्य शिल्प 1982 ईस्वी, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य 1984 ईस्वी, हिंदी जाति का साहित्य 1986, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएँ 1986 में लिखा था। मार्क्स और पिछड़े हुए समाज 1986, स्वाधीनता संग्राम बदलते परिदृश्य 1992, भारतीय इतिहास और भौतिकवाद 92, पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद 1994, भारतीय नवजागरण और यूरोप 1995, इतिहास दर्शन 1995। ये सारी रचनाएँ आपने लिखी हैं, इसके बाद और भी देखने को मिलती हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका 96, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश 2 खंड 1999, गांधी, अंबेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएँ, ये एक रचना लिखी थी 2000 ईस्वी में, ठीक है? गांधी, अंबेडकर और लोहिया इन 3 का नाम आता है। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास ये 2001 ईस्वी में लिखा है। इनकी आत्मकथाएँ अपनी धरती अपने लोग, ठीक है? ये आत्मकथा लिखी थी अपनी धरती अपने लोग 1996 ईस्वी में, ये 3 खंडों में विभक्त है ये भी। और ये 3 खंड जो हैं इनके ये दे रखे हैं यहाँ पर, मुंडेर पर सूरज, देर सवेर और आपस की बातें। ठीक है? ये 3 खंड याद रखना। पंचरत्न, पंचरत्न इनका 1980 ईस्वी में इन्होंने इनका एक क्या है ये, इस संग्रह में इनके रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, डायरी और सारे के सारे जो पत्र हैं वो संग्रहित किए गए हैं पंचरत्न के अंदर। इन्होंने एक रचना लिखी है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह इनका निबंध संग्रह है जो 1985 ईस्वी में लिखा, और इसी संग्रह में इनका प्रसिद्ध निबंध है यथा अस्मै रोचते विश्वम तथेदम अपरिवर्तते। इस लेख में इन्होंने साहित्य समाज का दर्पण है, इसका भी विरोध किया है। ठीक है? साहित्य को समाज का जो लोग दर्पण मानते हैं उसका विरोध करते हैं। कुछ ग्रंथों का इन्होंने संपादन भी करवाया है, तो याद रखिएगा सन 57 की राज्य क्रांति और मार्क्सवाद, इसका संपादन किया है 1957 और 90 में। राग विराग कवि निराला, ठीक है? राग विराग और कवि निराला 1976 में। घर की बात 1983, इस ग्रंथ में अपने परिवार का लगभग 100 वर्षों का इतिहास इसमें इन्होंने लिखा है। आगे लोक जागरण और हिंदी साहित्य 1985 ईस्वी, श्रम का सूरज 1986, बड़े भाई 1986, इनका संपादन इन्होंने किया है। आगे जहाज और तूफान 1996 ईस्वी, पारिवारिक जीवन का वर्णन है। स्वाधीनता और समाजवाद 2001 ईस्वी, माखनलाल चतुर्वेदी तथा रामवृक्ष बेनीपुरी के लेखों का संकलन किया गया है। अनुवाद जिनका इन्होंने किया है भक्ति और वेदांत, परम योग, राजयोग, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास, माओ से तुंग ग्रंथावली और आज का भारत 2000 ईस्वी में। इसके अलावा इनकी कुछ साक्षात्कार पुस्तकें भी मिलती हैं। साक्षात्कार पुस्तकों में मेरे साक्षात्कार 1994, आज के सवाल और मार्क्सवाद 2001 ईस्वी, इसके संपादक हैं अजय तिवारी। रामविलास शर्मा, अतरंग स्मृतियां और मुलाकातें 2002 ईस्वी में लिखा, और इसके संपादक हैं प्रकाश मनु। तो रामविलास शर्मा जी से काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं हर पेपर में, इनको याद रखना। रामेश्वर करुण के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कालक्रम के आधार पर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इनको प्रगतिवाद का पहला कवि माना है। रामेश्वर रामेश्वर करुण को, है ना? रामेश्वर करुण का अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था भूमिका में। और इनकी करुण सतसई को प्रगतिवाद की प्रथम रचना माना गया है। इनकी रचनाएं करुण सतसई 1934 और चिंगारी और तमसा 1944 ईस्वी। तो ये सारा हम प्रगतिवाद को कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम प्रयोगवाद को करेंगे आगे आने वाली क्लास में। तो अगर आप नए जुड़े हो तो बिना सब्सक्राइब किए आपको नहीं निकलना है। लाइक ज़रूर कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, है ना? आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तभी आपको फ्री यहाँ पर यूट्यूब पर इतना अच्छा कंटेंट मैं आपको दे पा रही हूँ, है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लें। अगर आप ये हिंदी साहित्य के अपने लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में क्या, बल्कि मैं आपको ये नंबर देती हूँ, इस पर आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं, आपका पूरा मन है तो, है ना? तो परेशान नहीं